हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों की प्रेपरेशंस ठीक चल रही हैं और आप लोगों ने कम से कम आईडीटी और 5 हेड्स का पोर्शन अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आज मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा और आपको टीडीएस टीसीएस के बारे में पढ़ाऊंगा। फटाफट आइए देखते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर 2021 सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके इस चैप्टर को कवर करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड द कर्सरी नॉलेज फॉर दिस चैप्टर। सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हमें पता होगी तो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सम्स इन दिस चैप्टर। हम डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और ऐसे भी समय बहुत कम है, तो वी आर गोइंग टू डू इट इन अ वे जिसमें आप कम से कम समय में इसको अच्छे से समझ सको। सबसे पहली चीज, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को इमेजिन कीजिए, ठीक है। लेट अस से मैं अपनी ऑफिस में कोई काम करवा रहा हूं और उस ऑफिस में काम को करवाने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है किसी कॉन्ट्रैक्टर की, जिसे मैंने कहा है कि भैया आके मेरे यहाँ पे ऑफिस में तुम ये वाला फर्नीचर बना दो, पेंट का काम कर दो, ठीक है जी। तो हम दो लोग हो गए यहाँ पे। मैं हो गया पेयर जो उसको पैसे देगा, इसको कस्टमर भी कह सकता हूँ मैं, और वो हो गया सेलर या फिर रिसीवर जिसको पैसे मिलेंगे। ये एक ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है जी। तो वो अपनी सर्विस दे रहा है और बदले में उसे पेमेंट मिल रहा है, ठीक है जी। बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको एक चीज समझनी है, नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बट दिस डज नॉट मीन कि आप तभी अमाउंट डिडक्ट करेंगे जब उस व्यक्ति को एक्चुअल में इनकम हो रही हो और आपको पता चलेगी क्या टैक्स निकलने वाला है, राइट। आपको इस तरीके से ऑपरेट नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि रेवेन्यू मिल रहा है ना, तुम्हें रेवेन्यू मिल रहा है, तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल इनकम क्या होगी, उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये सब कुछ हम यहां कैलकुलेट नहीं करते। टीडीएस के पोर्शन में ये कैलकुलेट नहीं होता। मुझे तो एक रेट बता दी जाती है सिंपली कि इतना % रेट रहेगा और मुझे बस उसके अनुसार अमाउंट डिडक्ट करना है। फिर जब वो व्यक्ति लास्ट में अपना रिटर्न भरेगा तब ऑटोमेटिकली ये ट्रीटमेंट हो जाएगा कि कितना कटना चाहिए था, कितना एक्चुअली उसका टैक्स अमाउंट आता है, उसे रिफंड मिलना चाहिए या उसे और पैसे देने की जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल अब ये वाले केस में मेरे कारपेंटर को हो सकता है नुकसान हुआ मेरा काम करके, तो उसे एक्चुअली कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कोई टैक्स बनता ही नहीं है। लेकिन ये सब चीजें मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं तो जो उसे पेमेंट दे रहा हूं उसके बेसिस पे टीडीएस काट लूंगा। नाउ लेट अस अज्यूम कि यहां पे रेट आपको बताया हुआ है 1% का टीडीएस आपको काटना है। तो अब मुझे बात हुई थी हमारी पेमेंट की, लेट अस से पेमेंट की बात हुई है 1 लाख रुपए देने की या 2 लाख रुपए कर लेते हैं, चलिए सेफर। 2 लाख रुपए का मुझे उसे पेमेंट करना था, 2 लाख रुपए मुझे उसे पेमेंट करना था। प्रोविजन क्या है कि भैया आप जब भी किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं तो आपको 1% का टीडीएस काट लेना है, 1% का टीडीएस काट लेना है। तो मैं क्या करूंगा, 2000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट कर लूंगा। तो मैं उसे 2000 रुपए कम दूंगा, ये पैसे मैं गवर्नमेंट के पास में जमा करवा दूंगा, ये बोल के कि भैया मेरे को सुरेश कारपेंटर के नाम से ये पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है। और मैं सुरेश को कितने रुपए दे दूंगा, सुरेश को मैं दे दूंगा लेट अस से 1,98,000, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। ये होता है आपका टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये अलग अलग तरह की इनकम्स के लिए इसमें रेट ऑफ ड्यूटी अलग अलग दी जाती है। सबसे पॉपुलर जो शायद आप लोगों ने टीडीएस का कॉन्सिक्वेंस सुन रखा होगा वो ऑब्वियसली ये है कि अगर कोई व्यक्ति सर केबीसी में पार्टिसिपेट करता है, 5 करोड़ रुपए जीत जाता है, तो क्या वाकई में उसे 5 करोड़ रुपए मिलता है? आंसर इज नहीं। आप ये समझिए कि इस रेवेन्यू का जो मेरे को पैसा मिल रहा है उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है सर केबीसी गेम शो वाले लोग, यही लोग मुझे ये कमाई दे रहे हैं, यही लोग मुझे ये पैसा दे रहे हैं। तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये टैक्स डिडक्ट कर लें, इनकी जिम्मेदारी है कि ये टैक्स डिडक्ट कर लें और गवर्नमेंट के पास जमा करवा दें।
बेसिकली टीडीएस टीसीएस दोनों जो चीजें हैं ये प्रोविजंस हैं टू एंश्योर क्विक कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड अवॉइड, या अवॉइड की जगह वर्ड यूज कर लेता हूं मैं, रेस्ट्रिक्ट इवेजन। एक तो ये टैक्स इवेजन को रोकने में मदद करते हैं, एक तो ये टैक्स इवेजन को रोकने में मदद करते हैं। कोई व्यक्ति पैसे कमा के कब गायब हो जाता, कब भाग जाता साल के एंड में, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि सर जिस साल में आप पैसे कमाते हैं वो होता है आपका प्रीवियस ईयर, जिस साल में आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, आप उसका असेसमेंट करते हैं, वो बन जाता है असेसमेंट ईयर। हालांकि आप लोग एडवांस टैक्स अब पढ़ चुके तो आप जानते हैं कि ये बात कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा झूल है, बट फिर भी अपने ये समझ के चलते कि जिस साल में आपने पैसा कमाया वो हो गया प्रीवियस ईयर, जिस साल में उसका असेसमेंट होगा वो हो गया असेसमेंट ईयर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस साल पैसे कमाता है और फुर्र हो जाता है और अगले साल मुझे ढूंढने से मिलता नहीं है, तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, टीडीएस के प्रोविजन बनाती है और कोशिश करती है कि जहां पे इनकम जनरेट हो रही है उस सोर्स से ही क्विकली टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को मिल जाए। जो भी एडजस्टमेंट करना है, सेटलमेंट करना है, वो ईयर एंड पे जब रिटर्न भरा जाएगा तो कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे आपको टीडीएस क्या होता है, क्यों होता है, ये प्रोविजन अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम क्विकली पढ़ने वाले हैं टीडीएस की रेट क्या होती है, किस तरह के परसेंटेजेस लगते हैं। देखिए एग्जाम में अगर आपसे बात करूं मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सिर्फ दो सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, क्या रेट होगा, और दूसरा, कब टीडीएस नहीं कटेगा। कब टीडीएस नहीं कटेगा का मतलब क्या हुआ, तो कब टीडीएस नहीं कटेगा का मतलब हो गया कि आपको ना एक थ्रेशोल्ड अमाउंट बताई जाएगी। जैसे इनकम में भी तो होता है कि आप 2.5 लाख से कम कमाते हैं तो आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, उसी तरीके से कि अगर पेमेंट जो अमाउंट करा जा रहा है उसकी अमाउंट बहुत छोटी है ना, तो वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट बता दी जाएगी। अलग अलग इनकम में ऑब्वियसली वो अलग अलग आएगी और आपको बता दिया जाएगा। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर कोई लॉटरी इनकम आपकी हो रही है, तो अगर 10,000 रुपए से कम अमाउंट आपने जीती है, लॉटरी में आपको इनाम तो मिला है लेकिन वो अमाउंट 10,000 रुपए से कम है, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दो ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इन दो क्वेश्चंस के अनुसार अपने को टीडीएस के चैप्टर की तैयारी करनी है कि परसेंटेज क्या होगा और कब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ऐसे तो ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, सीए फाइनल वगैरह में इसको बहुत डेप्थ में कवर करना पड़ता है, बट हमारे को उतने डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना करके जाएंगे तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। चलिए, तो टीडीएस इज मीन्स ऑफ रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। सिंपल सी बात है, अगर जब आप केबीसी में जीते पैसा, उसी समय आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया गया, तो ऑब्वियसली नोबडी इज वेटिंग फॉर द असेसमेंट ईयर टू कम एंड योर असेसमेंट टू बी कंप्लीटेड। तो मैंने आपको इसीलिए क्या लाइन लिखवाई कि क्विक कलेक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, द पेयर ऑफ सर्टेन इनकम डिडक्ट्स टैक्स एट सोर्स एट द स्पेसिफाइड रेट। मतलब कि जिस जिस इनकम में बताया हुआ होगा उस इनकम में टीडीएस काटा जाएगा, जितना जितना परसेंट से बताया हुआ होगा उतना उतना परसेंट से काटा जाएगा। ठीक है, कब काट लिया जाता है? एट द टाइम ऑफ अक्रूवल और पेमेंट ऑफ सच इनकम टू द पेई। एंड जो भी पेई है वो जब पेमेंट कर रहा है, जब भी पेई को पैसा मिलने वाला होता है उस समय पेयर क्या करेगा, टीडीएस आपके अकाउंट से काट लेगा और टीडीएस वाला पोर्शन गवर्नमेंट को पे कर देगा और बाकी पोर्शन आपको पे कर देगा। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा था, 2 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को पे करना था, जिसमें से आपने 2,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए और 1,98,000 जो है आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में, फॉर कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एसएससी द पोर्शन ऑफ टीडीएस शैल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आईएफओएस में आप ये बातें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर मैं फिर भी आपको याद दिलाऊं, आईएफओएस में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर लॉटरी इनकम रिसीव्ड बताया है तो आपको लॉटरी इनकम अर्न्ड कैलकुलेट करना पड़ता है। याद आ रहा है बच्चों? आपको लॉटरी इनकम अर्न्ड कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉटरी इनकम रिसीव लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 70% से, कि मेरा टीडीएस कट गया होगा 30% का, तो जो मुझे मिला वो एक्चुअली 70% है।
तो अगर 70% इज इक्वल टू 3.5 लैक्स, तो फिर 100% कितना होगा? आंसर आ जाएगा 5 लैक्स। इसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है लॉटरी इनकम रिसीव डिवाइडेड बाई 70%। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपको टीडीएस का पैसा कट रहा है वो भी आपकी इनकम में एक्चुअली जोड़ा ही जा रहा है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको 3.5 लाख रुपया कैश दे दे और 1.5 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दे, तो उसने आपको कितना रुपए दिया? 3.5 लाख रुपए आपको कैश दे दिया, 1.5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, उसने आपको 5 लाख दिया ना। बिल्कुल सिंपल। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति 3.5 लाख रुपए आपको दे दे और 1.5 लाख रुपया आपके नाम से गवर्नमेंट के पास जमा करवा दे, 3.5 लाख रुपए आपको दे दे और 1.5 लाख रुपया आपके नाम से गवर्नमेंट को जमा करवा दे, तो भी हम यही कहेंगे कि उसने आपको 5 लाख रुपए दिया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। आइए फटाफट अब शुरू करते हैं। एक आपको सिंपल सी बात बता दूं, मैक्सिमम जगह पे टीडीएस की रेट 10% होती है, तो 10% वाले नामों को तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां 10% नहीं होती है उनको ध्यान से याद करने की कोशिश करेंगे, उनको पढ़ने की अच्छे से कोशिश करेंगे। बहुत सारे नाम हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ पे हाईलाइट दिखाई दे, रेड कलर दिखाई दे, वो वाले सेक्शंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। टीडीएस शुरू होता है 192 से। 192 से टीडीएस का सेक्शन स्टार्ट होता है। 192 का सेक्शन जो है सैलरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी, तो आप किसी के लिए काम करते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलनी चाहिए? ऑब्वियसली सैलरी मिलनी चाहिए अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो। अब जो आपको सैलरी मिलेगी, आपने सुना होगा कई बार कि लोग बात करते हैं कि भाई सैलरी मिलने वाली है, लेकिन ये महीने में तो सैलरी कम मिलेगी। मोस्टली क्या होता है, जैन फेब मार्च में सैलरी कम मिलती है। क्यों? क्योंकि कंपनीज क्या करती है कि बाकी सारे महीनों में एम्प्लॉय को पूरी पूरी सैलरी देती है और फिर जितना भी उसका टीडीएस बनता था, जितना भी उसका टैक्स निकलता था, उसे वो लास्ट के 3 महीनों में अपोर्शन करके काट लेती है। ठीक है, जिनकी ज़्यादा इनकम होती है उनके केस में शायद ये भी नहीं किया जा सकता। उनके केस में तो क्योंकि एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी होती है, तो उनका टीडीएस हर महीने ही काटा जाता है। हर महीने उनकी सैलरी से उनको टीडीएस काट के ही पेमेंट दिया जाता है। अब ये इकलौता ऐसा सेक्शन है बच्चों, यहाँ पे कोई 5%, 10%, 20% की कोई टीडीएस की रेट नहीं है। आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है इतना टीडीएस काटने की जितना आपका टैक्स बनता था। सिंपल सी बात समझिए, आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो इतना टैक्स काट ले जितना आपकी इनकम के ऊपर में टैक्स बनता था। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि आपके लिए संभव नहीं होता कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके किसी व्यक्ति के बारे में। आप किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट कॉन्ट्रैक्टर और दैट पेई। देयरफॉर आपको एक ब्लैंकेट रेट दे दिया जाता है कि भाई 5% काटो, 10% काटो, 20% काटो। लेकिन एक एम्प्लॉयर के पास में ही हैज़ ऑल द मीन्स टू नो एवरीथिंग अबाउट द एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय से पूछ सकता है, भाई बता, तूने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, तुझे कोई 80D में डिडक्शन लेना है, तुझे कोई और तरह की इनकम है तो मुझे वो भी बता। और यूजुअली क्या करते हैं कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉई को बोलते हैं, आप अपना सारा का सारा इनकम का डिटेल्स मुझे दे दो, मैं आपका रिटर्न भी भरवा दूंगा, आपका टैक्सेशन भी मैनेज करवा दूंगा। इनफैक्ट बड़ी कंपनीज अपने ऑफिसेज में ऐसे लोग रखते हैं जो एम्प्लॉयज़ को एडवाइस करते हैं, मदद करते हैं कि कैसे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं। खैर, ज्ञान की बातें अलग है। आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही क्वेश्चन पढ़ने थे। पहला कि क्या परसेंटेज होगी, तो परसेंटेज कुछ है नहीं, जितना टैक्स निकलता है पूरा का पूरा टीडीएस में काटना है। दूसरा क्वेश्चन कि सर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतनी सैलरी होगी तो नहीं काटना, उतनी सैलरी होगी तो नहीं काटना। आंसर इज नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी को 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो आइडियली उस पर भी टीडीएस कट जाना चाहिए, लेकिन बशर्ते कि उस व्यक्ति की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज़्यादा की इनकम आ रही हो। तो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉई है, उसने आपको अपनी बाकी इनकम का डिटेल्स दिया है और बताया कि मैं यहाँ से 1 लाख कमा रहा हूँ, वहाँ से 2 लाख कमा रहा हूँ, यहाँ से 4 लाख कमा रहा हूँ और आपसे 1 लाख कमा रहा हूँ, तो आप उस 1 लाख रुपए की सैलरी इनकम पे भी टीडीएस काट लेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ आप ही के यहाँ काम कर रहा है और उसकी इनकम 2 लाख रुपए की है, तो वो आपको बताता है कि मेरा तो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस ही नहीं करता है, तो आपको कोई टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है नहीं कि 50,000 तक नहीं काटना, 1 लाख तक नहीं काटना, 5,000, 10,000, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर सिर्फ थ्रेशोल्ड पूछा जाएगा तो नील आंसर आएगा। ठीक है, ये तो अपने समझने के लिए कर रहे हैं कि अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख से कम है तो फिर मैं एक्चुअली टीडीएस नहीं काटूंगा। अब मुझे क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि
टीडीएस के केस में पेयर कौन है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर है, और पे ही कौन है? ऑब्वियसली जिसको सैलरी मिल रही है वो है। तो सोर्स कौन सी है, कहाँ से इनकम पैदा हुई? एम्प्लॉयर के पास से इनकम पैदा हुई, तो जो सोर्स है वही टीडीएस काटेगा, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा। खत्म हो गई बात, जिंदगी में दोबारा इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 192 में सैलरी पढ़ा, 192 ए जो है वो सैलरी का ही कंटिन्यूएशन है। सैलरी का ही कंटिन्यूएशन में बोला है अक्यूमुलेटेड, ए से क्या हो गया? अक्यूमुलेटेड हो गया। प्रोविडेंट फंड जो होता है, प्रोविडेंट फंड का एक अक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। प्रोविडेंट फंड यूजुअली क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए, उसको छोड़ के तीसरी कंपनी में चले गए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हर बार प्रोविडेंट फंड अकाउंट अलग अलग खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी में बता सकते हैं कि मेरा पुराना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ये था, और उसकी डिटेल्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई अक्यूमुलेटेड जो बैलेंस था आपका, इकट्ठा हुआ बैलेंस था, अगर आप उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हो, अगर आप उस पैसे को निकाल रहे हो प्रोविडेंट फंड के अकाउंट से, तो वहां पे आप पे टीडीएस काटा जाएगा। कितना परसेंट? 10%। तो 10% वालों को तो मैं याद ही नहीं करूंगा ना, जहां मुझे याद नहीं आएगा वहां 10% है, मुझे ये पता है, तो 10% को मैं याद नहीं करने वाला, तो 10% का टीडीएस रेट है। ठीक है। इफ पैन नॉट गिवन देन एमएमआर। एमएमआर का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम मार्जिनल रेट, यानी कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आप पे क्या लगाया जा सकता था, वो वाला रेट लग जाएगा। 42.744 का रेट आपके ऊपर लगा दिया है अगर आपने अपना पैन का डिटेल्स नहीं दिया है। बात समझ में आ गई आपको? बहुत ही बढ़िया। तो सर मेरे से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? 10%, वो मुझे पता चल गया। और दूसरा थ्रेशोल्ड लिमिट मुझसे पूछी जा सकती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर 50,000 रुपए से कम का अमाउंट है, अमाउंट इज लेस देन 50,000, तो आप पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो आपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से 30,000, 20,000, 25,000, 40,000 कुछ विड्रॉ करा है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सॉरी, बोलिए बात समझ में आ गई बेटा? बहुत ही बढ़िया। तो 192 हो गया, 192 ए हो गया, इसी के साथ अपना सैलरी हो गया खत्म। 192 के बाद ऑब्वियसली आएगा 193। 92 में एक और चीज हुई थी, आपको याद होगा, स्कैम 1992 हुआ था कि नहीं हुआ था? तो स्कैम 1992 के बाद में हम लोग 93 में पढ़ रहे हैं सिक्योरिटीज के बारे में, क्योंकि सारे लोगों को सिक्योरिटीज के बारे में पता चल चुका था। ठीक है, सारे लोगों को सिक्योरिटीज के बारे में पता चल चुका था, और शायद शेयर बाजार से लोगों को डर लग रहा था। शेयर बाजार से लोगों को डर लग रहा था। शेयर बाजार से आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है सर। लेकिन अगर अब आपको वो नहीं कमाना, डिविडेंड वाले चक्कर में आपको डर लग रहा है, तो अब आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कमाने का प्रयास करोगे, जो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज है, जहां पे इतने घपले नहीं होते, जहां पे इस तरह का वोलेटाइलिटी नहीं है कि आज ये दाम है कल ये दाम हो गया, वहां पे स्टेबल मार्केट रहता है। तो 193 का जो सेक्शन है वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का सेक्शन है, याद रहेगा। 192 सैलरी था, 192 अक्यूमुलेटेड बैलेंस था पीएफ का, 193 जो है वो इंटरेस्ट है। बढ़िया। स्कैम 92 के बाद में शेयर बाजार से लोगों का मन उठ गया था, इसीलिए लोग अब क्या कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे 10% की रेट है वापस से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 10% तो मुझे याद ही रहता है। अमाउंट इज अप टू 5,000 इन केस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट बाय अ कंपनी टू इंडिविजुअल एचयूएफ। थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने आपको बताया था, दो ही क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट, सॉरी टीडीएस की रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, और वो पैसे दे रही है किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को, इंडिया में किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को पैसे दे रही है, और अमाउंट जो है वो 5,000 रुपये को एक्सीड नहीं करती है, तो ऐसे डिबेंचर इंटरेस्ट पे आपको कोई टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 5,000 इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। 10,000 रुपये तक की अमाउंट है, 7.75 सेविंग बॉन्ड्स 2018 नाम है बॉन्ड का, 7.75 टैक्स सेविंग 2018 बॉन्ड्स, उसके ऊपर में थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है। सर एग्जाम में ये 10,000 वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? हाईली अनलाइकली, नहीं पूछा जाएगा। नो टीडीएस ऑन सीजी एसजी सिक्योरिटीज इंटरेस्ट पेड टू एलआईसी जीआईसी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वुड टीडीएस नॉट बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 193, और वहां पे आपको बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इफ इंटरेस्ट इज पेड टू एलआईसी जीआईसी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इन सारे ही केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं कटेगा, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे मिल रहा है नहीं कटेगा। इसके अलावा एलआईसी जीआईसी को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, आप जानते होंगे एलआईसी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक है, उसके पास में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स भारी भारी मात्रा में उसने होल्ड करे हुए हैं, तो उसको भी तो डिबेंचर और इंटरेस्ट मिलता होगा, तो जब उसको इंटरेस्ट का भुगतान किया जाता है तो टीडीएस काटा नहीं जाता। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमारा 193 हो गया, 193 के बाद 194, तो 93 का साल खत्म हुआ, 93 का साल खत्म हुआ तो आया 94,
थोड़ा समय बीत चुका था, लोग बाग वापस से शेयर्स की तरफ आए कि भाई 92 में स्कैम हुआ था तो डर गए थे, इसलिए 93 में सिक्योरिटीज इंटरेस्ट वाली पे चले गए। 94 में जब थोड़ा समय बैलेंस हो गया, सेबी वेबी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका था, तो एक बार फिर से लोग शेयर्स पे आए। शेयर्स पे आए तो शेयर्स पे आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है। नया और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, क्योंकि अब अपने क्या कर रहे हैं, पैटर्न को चेंज कर दिया। पहले कंपनी टैक्स पे कर रही थी, शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्टेड था, लेकिन अब से वापस से शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगने लग गया है। तो डिविडेंड के सेक्शन में आपको क्या देखना है? डोमेस्टिक कंपनी जब डिविडेंड बांट रही है तो वो टीडीएस काटेगी, रेसिडेंट को पे कर रही है। अगर डिविडेंड कैश में पे किया जा रहा है, जो कि नॉर्मली कोई करता नहीं है, बट स्टिल अगर कैश में डिविडेंड पे किया जा रहा है तो नो थ्रेशोल्ड लिमिट, 0 रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट। 1 रुपया बांटोगे तो भी टीडीएस काटना है। अदर देन कैश पे कर रहे हो तो 5000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है। अदर देन कैश पे कर रहे हो तो 5000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है। बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या है? 194A, 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 193 में आपने इंटरेस्ट कमाया था, 193 में आपने इंटरेस्ट कमाया था, 194 में आप आ गए डिविडेंड पे। 194A का है अलग से इंटरेस्ट। बात एक ही है, इंटरेस्ट की चीज़ है, बट अब अपने को किसी ना किसी नाम से तो याद रखना पड़ेगा, तो अपने बोल देते हैं अलग से इंटरेस्ट या अलग वाला इंटरेस्ट। तो इसमें क्या बोला है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज़ के अलावा आप कहाँ इंटरेस्ट कमा पा रहे हैं? तो यहाँ पे बात करिए कि अगर 40,000 रुपये का थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर पेमेंट है फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पीओ डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो आपको और इंटरेस्ट कहाँ मिल सकता है? बैंक अकाउंट में मिल सकता है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स पे मिल सकता है, आपको कोऑपरेटिव बैंक्स के पैसे से मिल सकता है। तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 40,000 रुपये की। 40,000 रुपये तक का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन हैं तो उसके लिए लिमिट 50,000 रुपये की रखी गई है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा। ये जब पढ़ते हैं तो दिल में टीटीए और टीटीबी भी साथ साथ चलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी आमदनी जहाँ पे कि आपको सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर में डिडक्शन मिल जाता था, टीटीबी सीनियर सिटीजन को मिल जाता था, याद होगा ये सारी बातें। बढ़िया। तो 192 में सैलरी पड़ा, 192 में एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा, 193 में सिक्योरिटीज पड़ा, 194 में हमने बोला कि ठीक है अब बाजार संभल गया है तो डिविडेंड के लिए जाते हैं। 194A में आप बोल रहे हैं अलग से इंटरेस्ट। अलग से इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि आप सिक्योरिटीज पे नहीं कमा रहे हैं, अब दूसरे डिपॉजिट्स पे कमा रहे हैं, ठीक है। तो बैंकों के केस में 40,000, 50,000 है, और कोई भी केस होगा तो 5,000 है। थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 है, जो कि आपको अगर देखना हो आगे भी, यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी 5,000 ही था। जो आपका 193 का सेक्शन था वहाँ पे भी 5,000 ही था। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। 193 में भी 5,000 था, 194A में भी 5,000 ही है। सिर्फ बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक के केस में 40,000, 50,000 है। टैक्स रेट 10% है। बहुत ही बढ़िया। 194B बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, आईसीएसआई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितने रुपए तक अगर आपने कमाया है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। पहले ये अमाउंट अलग अलग हुआ करती थी तो कन्फ्यूजन रहता था, एक जगह 5,000 एक जगह 10,000 था। भला हो ईश्वर का कि दोनों जगह 10,000 हो गया, तो अब टेंशन नहीं है। अगर 194B का मतलब हो गया बड़ा लॉटरी, यानी कि कैजुअल इनकम, लॉटरी, पजल, गेम शो का पैसा। 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, तो भागम भाग याद रख लो, भाग भाग के, घोड़ा भगा के आपने जो पैसा जीता वो वाला पैसा है। तो 194B कितनी अमाउंट है? 10,000। टैक्स कितना? 30%। डायरेक्ट टीडीएस कितना है? 30%। तभी तो अपने केबीसी की जब भी बात करते हैं, बिग बॉस की जब भी बात करते हैं तो यही बोलते हैं ना कि 5 करोड़ जीता है लेकिन मिलेगा तो 3.5 करोड़ ही। यहाँ पे टीडीएस का रेट बहुत हाई रहता है। नॉर्मली टीडीएस का रेट मैंने आपको बताया 10% जितना रहता है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा 30% रहता है। बात समझ में आपको आ गई? क्योंकि आप अगर देखो, मैं कहीं पे 10% ले रहा हूँ। क्यों मैं 10% ले रहा हूँ टीडीएस? सर मैं इसलिए 10% ले रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसको जितना रुपए मिला उसकी इनकम होगी। वो उसमें से एक्सपेंडिचर लेस करेगा, सैलरीज, रेंट वगैरह सब लेस करेगा, तो उसकी इनकम हो सकता है बहुत कम आएगी, फिर उस इनकम पे टैक्स कम आएगा। इसीलिए मैं ग्रॉस अमाउंट का 10% ही ले रहा हूँ ताकि हो जाएगा मैनेज। लेकिन यहाँ आपको पता है कि कैजुअल इनकम में तो कोई एक्सपेंस अलाउड ही नहीं है। उस व्यक्ति को जितना मिला है पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, और वो भी 30% पे ही टैक्स लगेगा। तो देयर इज नो रैशनल ऑफ कलेक्टिंग ओनली 10%। गवर्नमेंट इसलिए होशियारी के साथ 30% ले लेती है। तो 30% आ गया, 10-10 हज़ार रुपये सेम है। बस फर्क इतना ही है, 94B में बड़ा लॉटरी है और 94BB में घोड़े की रेस पे जीता हुआ पैसा है। चलो 194
ए अलग वाला इंटरेस्ट, 194B बड़ा लॉटरी, 194BB भगा भगा के जो जीता पैसा, 194C से आ गए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर। सी से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। अपन ने शुरू ही किया था उसी के एग्जाम्पल से, सुरेश भाई नाम के कारपेंटर को हमने बुलाया था और हमने कहा था कि हम उनको पैसे देने वाले हैं। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है उसको आप 100 तरह के काम करवा सकते हैं। उसमें से अगर आपने लेबर सप्लाई के लिए भी किसी को कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है कि भैया 5 लेबर भेज देना ऑफिस में काम करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्टर को भी अगर तुम पैसे दे रहे हो तो वो 194C में कवर हो रहा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। इसका क्या नियम है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर देखूं इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर देखूं तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर देखूं तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000। और अगर एग्रीगेट देखूं पूरे साल के लिए फॉर ईच पेई, यानी कि तुम्हारे पास में 4 कॉन्ट्रैक्टर काम करते, तुमने किसी को 20 दिया, फिर 22 दिया, फिर 25 दिया, तो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट 30,000 को एक्सीड नहीं हो रही, तो आपको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन अगर इस तरीके से पेमेंट करते करते साल भर में आपने एक ही आदमी को 1 लाख से ज्यादा दे दिया तो फिर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 है, एग्रीगेट में 1 लाख है। परसेंटेज क्या है, 1% इफ पे इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, 2% इफ पे इज एनी पर्सन एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को दे रहे हो तो 1% पे काटो, फर्म को पेमेंट दे रहे हो, कंपनी को पेमेंट दे रहे हो तो 2% काटो। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्टर है जो बेचारा मेहनत मजदूरी का काम करके अपने पैसे कमा रहा है, और इनफैक्ट जो पैसे आप उसको दे रहे हो पूरा का पूरा उसके रेवेन्यू नहीं है, उसी में से उसको दूसरे लोगों को पैसा देना पड़ेगा, मटेरियल का खर्चा भी निकालना पड़ेगा, इसीलिए 10% जितनी हाई रेट नहीं लेनी है, 1% काफ़ी होगा। 194D 80D आप लोग पढ़ा करते थे, याद होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वैसा ही कुछ है। डी में आपका आ जा रहा है इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन में 15,000 रुपए तक का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 15,000 रुपए तक का पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज 5% का टीडीएस कटेगा। अब देखो जरा, 194D इज कमीशन, 194DA इज ऑल्सो इंश्योरेंस से रिलेटेड बात, 194G इज कमीशन, H इज कमीशन। तो आपके पास में 4 तरह के कमीशन के नाम आए, 194D आया, 194DA आया, G आया और H आया, और चारों में ही आप देखो 5%, 5%, 5%, 5%। तो कमीशन पे अपने को इजीली याद हो गया कि 5% का ही टैक्स रेट देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत है क्या, कमीशन पे 5% है, कोई दिक्कत होगी इसको याद रखने में? नहीं सर, आसान है, याद रह जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो 194D में 80D का दलाल मैंने बोला है, 80D में अपने पढ़ा करते थे दवा, दलाल, जो भी आपको याद रहे। इंश्योरेंस कमीशन 15,000 तक का पेमेंट है तो 5% का, 15,000 तक का है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उससे ऊपर गया तो 5% टीडीएस कटेगा। 194DA में आप बात कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, 194DA में आप बात कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में ऑब्वियसली अमाउंट बड़ी है, 1 लाख रुपए की अमाउंट है। मेडिक्लेम वगैरह के लिए 10-15 हज़ार रुपये काफ़ी होता है, लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में आप बड़ी अमाउंट देते हैं, तो 1 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं तो 5% टीडीएस आपको काटना है। साथ साथ अपने जी और एच को भी देख लेते हैं, कमीशन का काम खत्म हो। जी से होता है गैम्बलिंग, गैम्बलिंग कहां लग रही है भैया, कमीशन तो है, ये तो आपको बता ही दिया है मैंने। 194D में भी कमीशन था, डीए में भी कमीशन था, जी में भी कमीशन था, एच में भी कमीशन था, लेकिन यहां पे जी से गैम्बलिंग वाली जैसी बात है, जैसे कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉटरी टिकट्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉटरी टिकट्स, लॉटरी एक तरह का जुआ है, इसीलिए जी से गैम्बलिंग अपने याद रख रहे हैं। यहाँ पे भी 15,000 5%, ऊपर भी आपने डी में यही पढ़ा था 15,000 5%, बहुत ही बढ़िया। एच में है कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे आराम की कमाई लिखा है, आप लोगों को हराम की दिखाई दे तो मुझे नहीं पता है, मैंने तो एच साइलेंट रखा है और आराम की कमाई लिखा है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे हराम की कमाई दिख रही है तो फिर आप समझ लीजिएगा। 194H का मतलब क्या हो गया, कमीशन और ब्रोकरेज, बाकी जितने भी हैं वो वाले हैं। तो कमीशन और ब्रोकरेज में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना आपका कोई मटेरियल है, ना आपका कोई सामान है, आपको तो बस फ़ोन पे बातें करनी है, 2 लोगों को मिलाना है और आपको अपना कमीशन का पैसा मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, कई जगह पे ना ये ऐसा आ रहा है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचएफ स्टार आ रहा है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचएफ स्टार आ रहा है, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स ना एक साथ मैं आपको बता दूंगा, HIJAC हाईजैक में ये सारी चीज़ें आ रहे हैं, सारे एक साथ बता दूंगा, तो अभी डरना मत।
यहाँ पे भी क्या है, 15,000 है, 5% है, तो सेम ही तो चल रहा है, 15,000 5%, 15,000 5%। वेरी गुड जी, फैंटास्टिक। तो मैंने चारों कमीशन के सेक्शन पढ़े। आपने क्या क्या पढ़ लिया? 192 सैलरी पढ़ लिया, 192 ए में आपने पढ़ लिया अक्यूमुलेटेड बैलेंस, 193 में आपने पढ़ लिया 92 के बाद स्कैम के बाद में लोग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में विश्वास रखने लगे तो 193 में सिक्योरिटीज, 194 में आपने पढ़ा कि मामला ठंडा हो गया तो वापस शेयर में आए तो डिविडेंड, 194 डीए में आपने पढ़ लिया अलग वाला इंटरेस्ट। अलग वाला इंटरेस्ट, अलग वाला इंटरेस्ट मतलब सिक्योरिटीज के अलावा वाला इंटरेस्ट। याद आ रही है बातें? बहुत ही बढ़िया जी। उसके बाद में आपने देखा 194 बी। 194 बी में आपने क्या देखा? 194 बी में आपने देखा कि बड़ा लॉटरी, 194 बी में आप बीबी में आपने देखा भगा भगा के जीता, यानी कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। दोनों में अपन ने देखा 10,000 10,000 और 30% 30%। उसके बाद में सी में आ गए कॉन्ट्रैक्टर पे, 194 सी में अपने आ गए कॉन्ट्रैक्टर में। फिर हम लोग आ गए कमीशन की दुनिया में, तो 194 डी भी कमीशन था, 194 डीए भी कमीशन था, और 194 एच भी कमीशन था और जी भी कमीशन था। जिसमें कि अपने को क्या देखने को मिला? कॉमन ही था, 15,000 5%, 15,000 5%। तीन जगह पे तो 15,000 5%, 15,000 5% दिखाई दे दिया। सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस वाले केस में आप देखो तो 1 लाख रुपए और 5% था, और जो कि गलत भी नहीं, क्योंकि यहां पे एक्चुअली देखो तो आप कमीशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, पेमेंट इन रेस्पेक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोला गया है। बात समझ में आपको आ रही होगी, ये चीजें भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब बेटा समय तो है नहीं अपने को, यहीं पे आज के आज ही याद ही कर लेना है सब कुछ, ठीक है? चलो तो ये अब अपना क्या बचा? ये हो गया, ये हो गया, ये आ गया एक्सटर्नल एंटरटेनर। एक्सटर्नल ई से हो गया एक्सटर्नल या फिर एंटरटेनर। क्यों? क्योंकि बोला है पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन या एसोसिएशन और फॉरेन एंटरटेनर। साथ साथ 115 बीबीए दिया है। 115 बीबीए एक सेक्शन होता है बच्चों जो इन्हीं लोगों की इनकम के बारे में बताता है कि इनके ऊपर टैक्स रेट 20% होता है, इनके ऊपर टैक्स रेट 20% होता है। तो अगर आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी है और उसमें आके बियॉन्से डांस करके गई है तो उसने जो पैसा कमाया उस पर 20% का इनकम टैक्स लगेगा, टीडीएस उस पर काटा जाएगा, और वो टीडीएस का रेट भी 20% है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना टैक्स था उतना ही टीडीएस भी यहाँ पे है, ठीक है? एनआर स्पोर्ट्समैन, एंटरटेनर बीइंग फॉरेन सिटीजन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ है? कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 20% का टैक्स लगा दो इनके ऊपर में। बहुत ही बढ़िया, बात समझ में आ गई। 194 जी गैम्बलिंग हो गया, एच हो गया, आई 194 आई। अब मैं तो भैया रेंट पे ही रहता हूँ बच्चों, तुम लोगों की तरह मेरे पास में खुद के घर तो है नहीं, तो मैं रेंट पे रहता हूँ, रेंट के मकान में रहता हूँ, तो इसलिए मुझे रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए 194 आई का मतलब है आई पे रेंट। ओके जी, तो रेंट पे यहाँ पे भी वापस वो आया, HIJAC में अपने पढ़ लेंगे। तो जब आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं, देखो वापस एक छोटा सा रिवीजन जैसा समझो इसको, किस बात का? इस बात का कि रेंट कौन पे करता है? टेनेंट पे करता है। मिलता किसको है? लैंडलॉर्ड को मिलता है। ये पेमेंट कर रहा है, तो सोर्स ऑफ इनकम कौन है? सोर्स ऑफ इनकम ऑब्वियसली सर टेनेंट है, तो कौन काटेगा? टेनेंट काटेगा। कब काटेगा? अगर सर रेंट की अमाउंट जो है वो 2,40,000 से ज्यादा हो जाए, 2,40,000 से ज्यादा अगर रेंट का इनकम हो रहा हो, रेंट का पेमेंट करना हो, तो आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। 20,000 रुपए पर मंथ तक अगर आप पे कर रहे हैं रेंट, तो फिर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बोलिए बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में क्या है? अब बड़ा क्या होता है? बिल्डिंग बड़ी होती है कि प्लांट एंड मशीनरी बड़ा होता है? मशीनरी छोटी होती है तो 2%, बिल्डिंग बड़ी होती है तो 10%। ऐसे भी 10% वाले तो मुझे याद ही नहीं रखने, 10% तो मुझे पता है, जहाँ कुछ नहीं पता वहाँ 10% होगा। तो अगर आप दूसरी किसी चीज़ का रेंट पे कर रहे हैं तो 10% पे करेंगे टीडीएस, मतलब 10% डिडक्ट होगा टीडीएस। और अगर प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लेके आए हैं तो 2% होगा। या तो ऐसा गिन लो, प्लांट एंड मशीनरी 1 और 2, या फिर ऐसा देख लो कि बिल्डिंग बड़ी होती है, मशीनरी छोटी होती है, तो मशीनरी पे 2%, बिल्डिंग पे 10%। बहुत ही बढ़िया। तो 194 आई हो गया। 194 आई के बाद में आया आई ए। आई ए का मतलब हो गया इमूवेबल एसेट। आई ए का मतलब हो गया इमूवेबल एसेट। इमूवेबल एसेट से आई बी जुड़ा हुआ है, आई बी से आई सी जुड़ा हुआ है। तीनों अगर देखा जाए तो इमूवेबल एसेट से रिलेटेड है। आओ देख लेते हैं फटाफट। कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रोलैंड। अब मुझे खुद ही बताओ, किसी व्यक्ति ने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है, जमीन बेची है, घर बेची है, यहाँ की थ्रेशोल्ड लिमिट
क्या 10,000, 20,000, 50,000 ऐसी हो सकती है? आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे, एक जमीन का टुकड़ा, एक घर, एक फ्लैट, एक मकान बेच रहे हैं, क्या यहां पे 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट हो सकती है क्या? ऑब्वियसली नॉट सर। आप बहुत बड़ी चीज बेच रहे हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? सीधी 50 लाख। 50 लाख रुपए तक का अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा जा रहा है, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर से 50 लाख से ज्यादा का बेचा जा रहा है तो ऑब्वियसली टीडीएस कटेगा। अब थ्रेशोल्ड लिमिट जिस चीज की 50 लाख है, वहां पे आप 10-10% का थोड़ी ना टीडीएस का रेट रखेंगे, तो वहां पे आपको टीडीएस का रेट बहुत ही मामूली रखना होगा और वो हो जाएगा 1%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। तो IA आपने पढ़ लिया, बहुत ही आसान था। IB में क्या बोला है? पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल एंड HUF। पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल एंड HUF। तो अब सवाल है कि सर यही तो हमने अभी भी पढ़ा था 194I में, आई पे रेंट आपने बताया था, पर जो 194I में कवर नहीं हो रहे। अब 194I में कौन कवर होंगे? तो वो मैंने आपको बताया कि HIJAC हाईजैक करके लिए स्पेसिफिकली पॉइंट है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी इतना समझ लो कि जो 194I में कवर नहीं हुआ था, वो वाले लोग अगर रेंट पे कर रहे हैं तो वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपया पर मंथ। यहां पे कितना था? 2,40,000 रुपया पूरे साल का। 2,40,000 पूरे साल का। यहां पे कितना है? 50,000 रुपया पर मंथ। कितना है? 50,000 रुपया पर मंथ। और यहाँ पे आपका इसीलिए ये जो अमाउंट है ये 5% है, ठीक है। 240 वाले में आपने पढ़ा था 10% था, यहाँ पे 5% है, ठीक है जी। 194IB आपने पढ़ा 5%। 194IC में बोला एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बंदा ज़मीन ले आता है, एक बंदा अपना कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जॉइंट तरीके से वो लोग उसको डेवलप करते हैं। अदर देन एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन काइंड। काइंड में अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपने ऐसा बोला कि हाँ तू ज़मीन ले आ, तू ये ले आ, बदले में तेरे को 4 फ्लैट मिल जाएंगे, ऐसा अगर कंसिडरेशन पे किया जा रहा है तो ऑब्वियसली कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर कैश में हिसाब किताब हो रहा है तो टीडीएस काटा जाएगा। कितना टीडीएस काटा जाएगा? 10%। तो 10% तो आपको याद करने की ज़रूरत होती नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही बढ़िया। 194IC हो गया। 194J में आ गया बच्चों जोरदार काम। 194J में आ गया जोरदार काम। जोरदार काम क्या होता है? प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, नॉन कम्पीट फीस, रॉयल्टी रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, सारे बढ़िया बढ़िया काम जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, जोरदार काम में आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे भी जे है तो हाईजैक में आएगा, तो ये पॉइंट वहाँ कवर हो जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 30,000 रुपया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच काइंड ऑफ पेमेंट सेपरेटली। यानी कि अगर मैं अलग अलग चीज़ों का पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि किसी को प्रोफेशनल फीस के लिए भी पैसा दे रहा हूँ, एज अ रॉयल्टी भी दे रहा हूँ, डायरेक्टर के तौर पे उसने कुछ काम किया तो उसके लिए भी पैसा दे रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में हर एक स्पेसिफिक हेड के लिए 30,000 की लिमिट कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, कैसे डायरेक्टर को? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है उसको दिया जा रहा है ना, वहाँ कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। यार तू तो ऑलमोस्ट घर का आदमी होके ही पैसे ले रहा है, तो यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट पे टैक्स कटेगा। परसेंटेज क्या है? नॉर्मली 10%, नॉर्मली 10%, लेकिन स्पेसिफिकली में कॉल सेंटर के केस में 2% है। अगर कोई पिक्चर बेच रहा है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स बेच रहा है तो भी 2%। एफटीएस वर्ड यहाँ पे यूज किया है मैंने। एफटीएस का मतलब क्या हो जाएगा? एफटीएस का मतलब हो जाएगा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज है तो 2%, अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज है तो 2%, ठीक है। यानी कि नॉर्मली सब पे 10% है। अगर आपसे रॉयल्टी नॉर्मली पूछूंगा 10%, लेकिन अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स को बेच के है तो फिर 2%, ठीक है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नॉर्मली है 10%, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है नॉर्मली 10%, लेकिन अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज होगा तो 2%, ठीक है जी। बात आपको समझ में आ गई ये वाली, बहुत ही बढ़िया। 194 के नया सेक्शन आया है, इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन इन नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स। म्यूचुअल फंड वगैरह के यूनिट्स से हैं, उसमें अगर आपको गेन हो रही है तो 5,000 का है थ्रेशोल्ड अमाउंट
10% की टैक्स रेट है, 10% का टीडीएस है, 10% आप याद नहीं करते हैं, ठीक है जी। 194 एलए, एलए का मतलब हो गया लाओ एसेट लाओ, इधर लाओ, यानी कि जबरन आपसे एसेट ले लिया। कंपेंसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सीजी में आपने इसको कई बार पढ़ा है। कंपेंसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पे 2.5 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड है। नो टीडीएस इन केस ऑफ रूरल और अर्बन एग्रोलैंड, रूरल या फिर अर्बन एग्रोलैंड को अगर कंपलसरीली एक्वायर किया जा रहा है तो वहां पे आपको जो कंसिडरेशन दिया जाएगा उसमें कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। परसेंटेज सिंपल है 10%, ठीक है जी। इसके बाद में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है 194M, महंगा वाला कॉन्ट्रैक्टर मैंने लिखा है। महंगा वाला कॉन्ट्रैक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्मली आपने जब कॉन्ट्रैक्टर पढ़ा था 194C में, नॉर्मली जब आपने 194C में बेटा कॉन्ट्रैक्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा आपने टैक्स रेट क्या पढ़ा, 1% 2%, ठीक है। लेकिन महंगे वाले कॉन्ट्रैक्टर में क्या आ जा रहा है, सीधा का सीधा 5% का रेट आ रहा है, सीधा का सीधा 5% का रेट आ रहा है, ठीक है। 194M का कब है कि थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी है 50 लाख रुपए। एक साल में अगर 50 लाख रुपए तक का पेमेंट हो रहा है, एक साल में अगर 50 लाख रुपए तक का पेमेंट हो रहा है तो फिर आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बहुत ही बढ़िया जी। फिर है 194N कैश विड्रॉल्स, 1 करोड़ से ज़्यादा आप बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक अकाउंट वाले कह रहे हैं नहीं साहब ये मत करो, नहीं साहब ये मत करो, इतना इतना पैसा कैश में विड्रॉ मत करो बैंक से, हम तो इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि आप लोग पैसे विड्रॉ करने आएंगे नहीं तो आपके पैसे को हम लोग लोन वोन पे दे के कमाते रहेंगे, आप अगर ऐसे लेने आ जाएंगे तो हमें तो कोई बचेगा नहीं। तो 194N नहीं साहब है, कैश विड्रॉल करना है तो कौन टीडीएस काटेगा, बैंकिंग कंपनी काटेगी। किसको, जब पेमेंट दे रही होगी तब उसको। 1 करोड़, ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए मैंने आपको बताया थ्रेशोल्ड लिमिट है, 1 करोड़ से ज़्यादा का कोई विड्रॉल कर रहा होगा तो टीडीएस कटेगा। इफ रिटर्न्स नॉट फाइल्ड फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स देन लिमिट विल बी 20 लाख, यानी कि आपने अगर पिछले 3 साल जो प्रीसीडिंग ईयर्स थे, प्रीसीडिंग 3 सालों का आपने 139(1) का तहत एक रिटर्न ऑफ इनकम होता है, 139(1) के तहत रिटर्न ऑफ इनकम होता है, उसको भरा नहीं है तो आपके लिए फिर 1 करोड़ की जगह 20 लाख की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ के विड्रॉवल्स कर रहे हैं तो वहाँ पे 2% का टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ से ऊपर कर रहे हैं तो 5% का टीडीएस कटेगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, एग्जाम के लिए सिग्निफिकेंट है ये। 194O में आ गए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा जी। ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो आपका मदद कर रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 लाख, थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 लाख। और क्या बोला है, नो टीडीएस इफ इंडिविजुअल एचयूएफ प्रोवाइडेड ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 5 लाख। 5 लाख रुपए तक का अगर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेच रहे हैं, अगर मान लो मैं अपने लेक्चर्स बेचने लग जाऊं किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, किताबें बेचने लग जाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, 5 लाख तक की सेल अगर है तो वो मेरे पेमेंट में टीडीएस नहीं काट रहा, अदरवाइज वो मुझे टीडीएस काट के पैसे देगा। टीडीएस की रेट है 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल। 195 जो है, 195 जो है वो बाहर वालों के लिए है, एनआर के लिए। इंटरेस्ट और एनी अदर सम, इंटरेस्ट और एनी अदर सम लगभग सब कुछ कवर कर लिया, सैलरी को छोड़ के और कोई भी पैसा दिया जा रहा है नॉन रेसिडेंट बंदे को या फिर एक फॉरेन कंपनी को, तो फिर उस पर एज पर द फाइनेंस एक्ट लिया जाएगा, एज पर द फाइनेंस एक्ट, यानी कि हर साल फाइनेंस एक्ट में एक नई रेट बताई जाती है और वही वाली रेट कंसिडर करी जाएगी। इफ रेट एज पर DTAA, DTAA का मतलब होता है बच्चों डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, 2 कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है जिसके तहत वो लोग प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के लोगों से ज़्यादा डबल टैक्स ना लिया जाए, ठीक है। तो 2 जगह अपने को ऐसी मिली जहाँ पे अपने को कोई टैक्स का रेट नहीं मिला, एक तो 192 का सैलरी जहाँ पे बोला कि भैया कोई रेट नहीं है, जितना टैक्स बनता है पूरा काटो, और दूसरा अपने सामने आया 195 जो अपने को बता रहा है कि भैया एज पर फाइनेंस एक्ट की रेट चलेगा, ठीक है। तो 194 काफ़ी बड़ा था, अगर आप देखो तो 194 को आपने पढ़ना शुरू किया बच्चों
डिविडेंड से 194 से आपने डिविडेंड पढ़ा, ए में आपने पढ़ा अलग से इंटरेस्ट, बी में आपने पढ़ा बड़ी लॉटरी, बीबी में आपने पढ़ा हॉर्स रेसिंग में भाग भाग के पैसा जीता, सी में आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्टर, डी में आपने पढ़ा एटीडी वाला दलाल यानी कि इंश्योरेंस कमीशन, डीए में आपने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस, ई में आपने पढ़ लिया एक्सटर्नल या फिर एंटरटेनर, ई में आपने दिमाग नहीं लगाया, ज़्यादा काम का नहीं है, बस ये 2500 रुपये की बहुत ही वियर्ड थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये देख लेना। जी से आपने पढ़ा कि जुआ गैम्बलिंग यानी कि लॉटरी की टिकटें बेचने वाले को जो कमीशन मिलता है। एच में आपने पढ़ा आराम की कमाई, एच साइलेंट, ये सारे कमीशन वाले जो थे लाइफ इंश्योरेंस वाले को छोड़ के सभी में क्या था, 15,000 रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट, 5% का टैक्स रेट। आई में आपने पढ़ा खुद रेंट पे करें, 2,40,000 रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी, 2,40,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। नॉर्मल के लिए 10%, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2%। आई ए में आपने पढ़ा इमूवेबल एसेट, यहाँ पे ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड लिमिट बड़ी होगी 50 लाख और 1%। आई बी आई सी दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आई बी में आपने क्या पढ़ा कि कोई और व्यक्ति जो 194 आई में कवर नहीं होता वो जब रेंट पे करता है तो क्या होगा, तो आपको बताया गया कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये पर मंथ है और 5% का टैक्स रेट है। आई सी में आपने पढ़ा कि जॉइंट डेवलपमेंट वगैरह का काम कर रहे हैं और काइंड में पेमेंट नहीं किया गया है तो फिर आपका 10% का टीडीएस कटेगा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। जे आपने पढ़ा 194 जे जोरदार काम, प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह का काम कर रहे हैं, उसमें आपने अलग अलग रेटें पढ़ी। कॉल सेंटर के लिए अगर होगा तो 2%, सेल ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स है तो 2%, अगर अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आपको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रहा है तो 2%, बाकी सब जगह के लिए 10% है। थ्रेशोल्ड लिमिट आपने यहाँ पे पढ़ी 30,000 रुपये थी, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 194 के आपने पढ़ा कि यूनिट्स अदर देन कैपिटल गेन वाले नेचर का अगर इनकम हो रहा है तो म्यूचुअल फंड वगैरह के केस में 5,000 और 10%। एल ए आपने पढ़ा लाव एसेट की कंपलसरी एक्विजिशन हो जा रहा है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, 2.5 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट, 10% का टीडीएस। ठीक है, उसके बाद हम सीधा आ गए 194 एम में, महंगा वाला कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे क्या है 50 लाख रुपए और टैक्स रेट भी 5% है जो कि वहाँ पे 1% और 2% था। एन में आपने पढ़ा नहीं साहब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉ करने जा रहे हैं बैंक से कैश में, तो वो आपको कहता है कि इसके ऊपर में मैं टीडीएस काटूंगा 5% का। और आपने ये भी पढ़ा कि पिछले 3 साल से अगर आपका पिछले 3 सालों से अगर आपका रिटर्न नहीं भरा हुआ है 139(1) वाला तो फिर आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। 194 ओ में आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का, 5 लाख रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट और 1% का टीडीएस। अब आ गए 195, आपने 195 देख लिया कि डीटीए वाली रेट अगर कम होगी तो वो, अदरवाइज जो भी फाइनेंस एक्ट में बताया गया है वो रेट चालू रहेगा। फिर हम आ गए 196 ए में। 196 ए क्या कहता है, इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023 डी, एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे एग्जेम्प्ट होती है कुछ इनकम, तो वहाँ पे बताया हुआ है तो 20% का टीडीएस रेट आपका लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद की चीज़ें भी अगर आप ना देखो तो चलेगा। 3 पॉइंट है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे पहला ये कि आप अगर आपने कहीं और भी देखा हो टीडीएस तो आपको दिखाई दिया होगा, कहीं पे भी 10% नहीं दिखाई दिया होगा, 7.5% या 3.75% दिखाई दे रहा होगा इंस्टेड ऑफ 5%, तो डरना नहीं है। कोविड के दौरान निर्मला सीतारमण जी चाहती थी कि लोगों के पास में हाथ में पैसा ज़्यादा रहे, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से थोड़ा सा टीडीएस को कम कर दिया। बोला कि इन केस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग 14/5/20 से लेके 31/3/21 तक, 14/5/20 से लेके 31/3/21 तक अगर आपने कोई पैसा रिसीव किया तो वहाँ पे टीडीएस की रेट हो जाएगी 75% ऑफ द स्पेसिफाइड रेट। तो 10% अगर था तो 10 का 75% विल बी 7.5, 5 था तो 5 का 75% हो जाएगा 3.75, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सेक्शन लगभग सारी जगह पे एप्लीकेबल हुआ, सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल नहीं हुआ 192 में एप्लीकेबल नहीं हुआ। 192 क्या है, सैलरी वाला। 192 ए में एप्लीकेबल नहीं हुआ, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ सैलरी वाला। 194 बी में एप्लीकेबल नहीं हुआ, बीबी में एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये तो वो लोग हैं जिनको लॉटरी का पैसा मिल रहा है, हॉर्स रेसेस पे पैसा मिल रहा है, इनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है निर्मला जी के मन में। 194 ई जो है वो तो नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर है, एक्सटर्नल एंटरटेनर है, तो उसके लिए भी कोई खास सहानुभूति नहीं है। 194 एन में जिनकी हमने बात करी कि नहीं साहब मर जाएंगे, ऐसा जब बैंक बोलती है, कब, जब आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश में विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। ठीक है, बस ये इतनी चीज़ें
खास इम्पॉर्टेंट है। इनको छोड़ के बाकी सारे जो आपने सेक्शन पढ़े ऊपर, उन सभी में टीडीएस की रेट हो जाएगी इंटू 75%। तो 10% था तो 7.5, 5 था तो 3.75, 1% था तो 0.75 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब सर जब टीडीएस काटा जाता है तो क्या सरचार्ज भी ऐड किया जाता है? आंसर इज नो। सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ टीडीएस पे तब ऐड किया जाता है जब पेमेंट दिया जा रहा हो फॉरेन कंपनी को, और वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा का है। अदरवाइज नो ट्रीटमेंट ऑफ सरचार्ज। ठीक है जी। HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो लगाया जाएगा क्या? तो बोला HEC भी लगाया जाएगा सैलरीज 192 के केस में, या फिर जब पेमेंट दिया जा रहा हो नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी को। सिंपल है। तो सरचार्ज तो नहीं ले रहे अनलेस आप 1 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हो फॉरेन कंपनी को। हेल्थ एजुकेशन सेस भी आप ले रहे हो 192 में, यानी कि सैलरी के केस में, या फिर तब जब पेमेंट किया जा रहा हो किसी नॉन रेसिडेंट को या फिर फॉरेन कंपनी को। बोलो बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। ये पॉइंट को मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ। ये देख लो, इफ पैन नॉट फर्निश्ड और रॉन्ग पैन फर्निश्ड, तो 20% या फिर गिवन रेट विच एवर इज हायर आ जाएगा। 20% या फिर गिवन रेट विच एवर इज हायर आ जाएगा। एक दो जगह अपन ने देखा MMR ले लिया था तो वो एक्सेप्शन हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये बताना था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बार बार वहाँ पे एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स आ रहा था, वो ये है हाईजैक। H यानी कि हराम की कमाई, I यानी कि आई पे रेंट, J यानी कि जोरदार काम, प्रोफेशनल सर्विसेज वाला, टेक्निकल सर्विसेज वाला, A 194 A अपना अलग वाला इंटरेस्ट, 193 में सिक्योरिटी थी और 194 A में अपना अलग वाला इंटरेस्ट था, C यानी कि कॉन्ट्रैक्टर वाली बातें। इन सब के केस में क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा? एसएससी अदर दैन इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी कि या तो एसएससी जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो आप टीडीएस काटेंगे, या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ अगर है तो उसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो काटूंगा, उसका प्रोफेशन का ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा होगा तो काटूंगा। पुराने ज़माने में ये लिमिट हुआ करती थी 44 AB में टैक्स ऑडिट करवाने की। ठीक है जी। तो अब ये इतना आपको याद रखना है, 1 करोड़ 50 लाख वाली बात याद रखनी है। फिर आ जाता है टीसीएस। टीसीएस में तो बहुत ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है, खाली ये परसेंटेजेस देखनी है। टीसीएस का मतलब क्या हुआ? टीसीएस में अब ये है मान लो कस्टमर और ये है आपका सेलर। कस्टमर जाता है कोई सामान खरीदने के लिए तो हिसाब से पेमेंट तो ये कर रहा है ना, सोर्स ऑफ इनकम तो ये है, कस्टमर है। तो टीडीएस के केस में तो ये पैसे काटता था, लेकिन टीसीएस के केस में क्या बोला जा रहा है कि कलेक्ट कौन कर रहा है पैसा? सेलर कलेक्ट कर रहा है। तो वो बोलेगा जी आपको 100 रुपया तो देना पड़ेगा, प्लस जो सामान आप खरीदने आए हो ना उस पर 5% का टीसीएस है, तो आपको वो 5% भी पे करना पड़ेगा। आपको मुझे 105% पे करना, 105 रुपये पे करना पड़ेगा। आपको किसी को पैसा देना था, 100 रुपये देना था, आपको उसे देना पड़ता है 105, ये है टीसीएस। आपको किसी को 100 देना था, आप काट के उसको 95 पे करते हो, ये है टीडीएस। ठीक है जी। तो टीसीएस में क्या है, परसेंटेजेस देखनी है बस। तेंदू लीव जिससे बीड़ी बनाई जाती है उस पर 5% है, टिम्बर फॉरेस्ट लीज से लिया जा रहा है 2.5% है, और कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो भी 2.5% है। अल्कोहलिक लिक्कर पे 1%, स्क्रैप के ऊपर 1%, मिनरल है चाहे कोल, इग्नाइट, आयरन ओर पे 1%, बुलियन और ज्वेलरी है। बुलियन या फिर ज्वेलरी, बुलियन का मतलब क्या होता है? जब आपके पास में गोल्ड सिल्वर रॉ फॉर्मेट में है, दागीना या ज्वेलरी नहीं बनाया हुआ है। बुलियन के केस में 2 लाख से ज़्यादा अगर आप खरीद रहे हो सोना, बिस्किट खरीद रहे हो सोने का, तो आपको 1% का टीसीएस लग जाएगा। ज्वेलरी आप 5 लाख से ज़्यादा की खरीद रहे हो तो आपके ऊपर में 1% का टीसीएस लग जाएगा। मोटर कार अगर 10 लाख से ज़्यादा की खरीदी जा रही है उसके ऊपर में भी टीसीएस 1% है। लीज और लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, वहाँ पे 2% का टीसीएस है। ठीक है जी। तो क्या क्या पढ़ा आपने? तेंदू लीव के ऊपर 5%, फॉरेस्ट से कोई सामान आया 2.5%,
इसके अलावा अल्कोहल, स्क्रैप है, मिनरल है, बुलियन है और मोटर कार है। ठीक है, इन सभी में आपको क्या मिला है? इन सभी में आपको मिला है 1%। तो क्या कर दिया गया है? भस्म कर दिया गया है। ठीक है, बी से क्या है आपका? बुलियन, ए से क्या है? अल्कोहल, एस से क्या है? स्क्रैप, एम से है मिनरल और एम से है मोटर कार। भस्म में 1% का TCS है। इसके बाद में ये दो चीज़ें थोड़ी नई है, इनको ध्यान से देखिएगा। रिसिप्ट फॉर रेमिटेंस अंडर LRS आउट ऑफ इंडिया फॉर अ बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्पस अदर देन टूर प्रोग्राम। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपका पेमेंट दिया जा रहा है तो वहाँ पे 5% रेट होगी TCS की। पैन नहीं सबमिट किया है तो 10% होगी। नॉर्मली रेट क्या है? 5% है। पैन नहीं सबमिट किया है तो फिर 10% का TCS का रेट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट किया जा रहा है अदर देन टूर प्रोग्राम पैकेज। नीचे आ गया टूर प्रोग्राम पैकेज का नाम भी आ गया, वहाँ पे भी 5% ही है। तो अगर कोई फॉरेन टूर पे आप जा रहे हैं, फॉरेन टूर वाला आपको कहता है कि जी 2 लाख रुपया लगेगा आपका एक टिकट का, तो 2 लाख रुपये अगर एक टिकट का लग रहा है, उसके ऊपर में TCS लगेगा अगर 5%, तो आपको 2 लाख के साथ 5% और देना पड़ेगा, यानी कि आपको उसे 2,10,000 रुपये देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई? TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स वेयर कंसिडरेशन एक्सीड्स 50 लाख, और कोई भी सामान बिक रहा हो 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट आपको मिल रहा है तो आप उससे 0.1% का TCS लेंगे, यानी कि 50 लाख के ऊपर 0.1% और ऐड करवा के TCS लेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस अमाउंट पे? 50 लाख को जो एक्सीड कर रहा है उस अमाउंट पे। तो अगर 60 लाख मिल रहा है तो 50 लाख पे कुछ नहीं, ऊपर के 10 लाख के ऊपर आपको 0.1% का TCS लेना है। अगर पैन नहीं सबमिट किया तो सीधा 10 गुना 0.1% की जगह सीधा 1% का TCS ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। ठीक है जी, और इसमें क्या क्या है? हर डिडक्टर को टैन लेना पड़ता है, यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। आप इसको कोट करोगे तभी पता चलेगा कि किसने TDS काटा, किसने TCS कलेक्ट किया। पैन सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं सबमिट किया तो फिर डबल अमाउंट या फिर 5% विच एवर इज हायर लगेगा। नॉर्मली जब आप पढ़ते थे TDS तो वहां पे क्या पढ़ा था आपने कि 20% या फिर आप जब यहाँ पे पढ़ा करते थे 20% और गिवन रेट विच एवरेज हायर होता था, लेकिन यहाँ पे गिवन रेट नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है 5% और डबल अमाउंट, ट्वाइस द अमाउंट स्पेसिफाइड और 5%। ठीक है, ऐसे भी आपने देखा कि हाईएस्ट रेट TCS में है ही 5% का, तो आपने 5% ले लिया मतलब बहुत ले लिया, तो 5% आपकी हाईएस्ट रेट है, या फिर जो लिखा हुआ था उसका डबल। ठीक है, विच एवर हायर, तो जहाँ पे 5% था वहाँ पे ऑब्वियसली डबल करूँगा तो 10% आएगा, तो आप 10% का TCS लोगे। और ये चीज़ें हैं जो थोड़ा याद रखना है। अगर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट है तो उस पर लेट फी समझ लो 200 रुपये पर डे है। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश ही नहीं किया तो 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डीले इन सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है तो 100 रुपया ईच डे की पेनल्टी है। अगर आप कोई TDS TCS नहीं काटते हो, कलेक्ट नहीं करते हो, सरकार को जमा नहीं करते हो, तो नॉन डिडक्शन पे आपको लगेगा 1% पर मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है जी, बस ये इतनी चीज़ें आपको बेटा TDS TCS में पढ़ लेनी है। ये वाला जो पैम्पलेट है ये मैं आपको भिजवा दूंगा, इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई गेस उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।